हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी फाइन। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो जो जिस टाइम पे देख रहा है वैसे एडजस्ट कर लेना। आज आपके सर लेके आए हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बच्चों को काफ़ी वेट था इसका। IS 16 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। तो समझना बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके काफ़ी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेस बिल्ड करता है। इवन दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज यूजफुल इन कंसोलिडेशन एंड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो कई सारे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम आता है। तो इस सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, रिवाइज कराने जा रहा हूँ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। तो बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, मेरे साथ बने रहिएगा। क्रिस्प क्रिस्प पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूरे लाइफ काम आने वाला है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ एफ में नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी काम आता है। जितना पढ़ाऊंगा सारा आता है एफ में भी, और इवन इट SBR स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम आता है। तो बने रहो बच्चों मेरे साथ और पढ़ते रहो। ठीक है, तो करें स्टार्ट सर। बिल्कुल, बिना कोई डिले के स्टार्ट करते हैं हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। क्या कहता है IS 16 क्या कहता है? तो सबसे पहले तो बच्चों ये बताता है व्हाट इज PPE, मतलब ये लगता किस पे है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने से पहले बच्चों का ये समझना कि सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता किससे। तो बिल्कुल बेस से बात करता हूँ। देखो, हमारे अकाउंट्स के 5 फंडामेंटल पिलर है, हर बच्चे को पता है। सबसे पहले मैं यही पढ़ाता हूँ। असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, कैपिटल है। अब जब अपन कहते हैं असेट, असेट का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेट? असेट का मतलब तो यही होता है ना कि किसी चीज से हमें क्या आएंगे, बेनिफिट। भाई यू आर द असेट फॉर योर फैमिली। भाई आज जो इन्वेस्ट कर रहे हो उससे कल को रिटर्न कमा के दोगे। तो असेट तो यही है कि जिससे हमें बेनिफिट आएंगे। तो असेट में भी बच्चा दो कैटेगरी होता है, एक देता है बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए और एक बेनिफिट देता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म असेट हो तो क्या कहलाते हो? नॉन करंट असेट। और शॉर्ट टर्म असेट्स को क्या बोलते हैं अकाउंट में? करंट असेट। भाई कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए, समझ जाओ बात को। जी सर, समझ गए बात को। अब अगर आप नॉन करंट असेट हो ना, यहां भी दिक्कत है। कहता है नॉन करंट असेट में भी दो कैटेगरी हैं, एक टैंजिबल एक इनटैंजिबल। टैंजिबल यानी जिसको टच कर सके, टैंजिबल जैसे इसको टच कर सकते हैं, ये स्क्रीन एक टैंजिबल असेट है। और कई सारे असेट होते हैं इनटैंजिबल, जैसे लव, जैसे प्यार, जैसे इमोशंस, इनटैंजिबल। तो इंटैंजिबल को भी अकाउंट कर सकते हैं क्या? तो पढ़ेंगे गुडविल, ब्रांड, पेटेंट, कॉपीराइट, कई सारी चीजें पढ़ाऊंगा आपको। अगला ही वीडियो इंटैंजिबल पे आने वाला है, IS 38, जो इंटैंजिबल एसेट की अकाउंटिंग बताता है। बट उसका भी फ्रेमवर्क IS 16 से ही आता है, जो टैंजिबल एसेट्स पे बात करता है, जो नॉन करंट एसेट पे बात करता है, जो फिक्स एसेट पे बात कर सकता है, जो ऐसे एसेट पे बात करता है जिनको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। आती है बात समझ बच्चों को? जी सर। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट IS 16 बात करता है उस फर्नीचर की, उस बिल्डिंग की, उस कार की, उस लैपटॉप की जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो, उसकी अकाउंटिंग कैसे होनी है, क्या क्या होना है, वो सारी बात कौन करता है बच्चा? IS 16 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। तो पहले तो बहुत जरूरी है कि आप फ्रेमवर्क डेवलप करोगे। मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूं तभी तो पढ़ोगे, बिना बात को समझे कैसे कंटिन्यू कर पाओगे? तो पहले अपने दिमाग में माइंडसेट डेवलप कर लो। कर लिया? अब देखो, tangible asset held for use in the production supply of goods and service or administrative purpose expected to be used for more than one accounting period। तो सबसे पहले तो कह दिया कि कौन से एसेट टैंजिबल एसेट कहलाए जाएंगे? सारे वो एसेट जो बिजनेस में यूज किए जा रहे हैं, आइदर फॉर प्रोडक्शन। भाई मैं एक मशीन लेके आया, एक मशीन लेके आया ताकि मैं अपनी इन्वेंट्री को प्रोड्यूस कर सकूं, वो मशीन क्या है? टेंजेबल एसेट। एक बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में मैं काम कर रहा हूं, वो बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग परचेज करी, टेंजेबल एसेट बच्चा। और क्या कहता है? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। सिर्फ ये नहीं कि प्रोडक्शन के लिए, भाई आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, कस्टमर स्टाफ, सेलिंग डिपार्टमेंट, वो भी तो कहीं बैठता है। उनके लिए भी तो आपने AC लगवा रखा होगा, उनके लिए भी तो आपने फर्नीचर ले रखा होगा, उनके लिए भी तो कोई बिल्डिंग परचेज कर रखी होगी जहां वो बैठे हुए हैं। तो क्या उस खर्चे को लेंगे नहीं लेंगे? तो कहता है वो भी लेंगे, वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो भी हमारा PPE। और बेनिफिट कब तक आना चाहिए उन एसेट्स का? 1 साल के अंदर नहीं, 1 साल से ज्यादा। भाई लंबे समय तक, टेम्परेरी बात नहीं होनी चाहिए। रिश्ता क्या होना चाहिए? लंबा होना चाहिए। भाई आजकल तो कोई रिश्ते लंबे चलते नहीं है वैसे, बट यहाँ पे ये कह रहा है कि अपना रिश्ता क्या होना चाहिए? लंबा। भाई जो आप लैपटॉप लाए हो, जो फोन लाए हो, अब फोन की भी बात करना बेकार है, आजकल बच्चे हर साल बदल देते हैं अपने फोन को। तो कार की बात कर लेते हैं, बाइक की बात कर लेते हैं, वो तो आप लंबा चलाते होगे, तो वो क्या है? उसकी अकाउंटिंग पढ़ाने जा रहा हूं। एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है सर, बात समझ आ गई। अच्छा, कहते हैं कब टेंजिबल एसेट
टेंजिबल एसेट, टेंजिबल ठीक है, बट वो आपका असेट कब बनेगा, वो बुक में रिकॉर्ड कब होगा, कोई असेट असेट कब बनता है, एक बेसिक डेफिनेशन दी, कहता है दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और ये हमेशा ट्रू है, हमेशा ध्यान रखना किसी भी असेट के लिए, चाहे टेंजिबल इंटेंजिबल, वो रिकॉर्ड तभी हो सकता है जब उसमें दो चीजें हैं। भाई एक असेट है मेरे पास, बट उस असेट का कोई बेनिफिट नहीं आने वाला, वो नालायक असेट है, कोई काम का असेट नहीं है, तो क्या करेंगे उस असेट का? भाई फैमिली में सारे बच्चे बराबर नहीं होते, कुछ बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, कुछ बच्चे बड़े शैतान होते हैं, तो हर बच्चे से रिटर्न बराबर तो नहीं आएगा, हर बच्चा बराबर परफॉर्मेंस तो नहीं करेगा। तो वैसे ही कुछ एसेट होते हैं जिनमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ही नहीं होता, उनसे कुछ फ्यूचर में मिलने का उम्मीद ही नहीं होता, तो उनको एसेट दिखाया जाए बुक में? ऑब्वियसली नहीं दिखाया जाएगा। और कहता है कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर। अरे यार, अकाउंटिंग करने के लिए कुछ नंबर तो चाहिए ना, कोई फिगर तो चाहिए। अगर कोई कॉस्ट ही नहीं पता, जो कि बहुत रेयर है, तो आप कैसे लिखोगे, अकाउंटिंग करोगे कैसे? भाई असेट आया, डेबिट असेट, आपके पास असेट आया, पैसा गया, क्रेडिट कैश, बट कितना अमाउंट? $10,000, $50,000, 10 लाख, 5 लाख, कितने का असेट है? तो कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर, तब जाके बुक में रिकॉग्नाइज होगा, तब जाके बुक में रिकॉर्ड होगा। बच्चों आती है मेरे दोस्तों को बात समझ यहां तक? जी सर, यहां तक तो बात समझ गए। आगे क्या कहता है? अच्छा, अब एक चीज समझना, अभी तक तो मैंने आपको कोई खास बात बताई नहीं, अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता किस पे है। तो दो बातें अपन ने डिस्कस करी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टैंजिबल एसेट्स पे लगता है, टैंजिबल जिनको टच कर सकते हैं, और कोई असेट कब असेट बनेगा, एक असेट में क्या क्वालिटी होती है, एक असेट में क्वालिटी होती है कि उससे क्या आएगा, बेनिफिट, उससे क्या आएगा, बेनिफिट, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कई सालों तक इससे बेनिफिट आएगा। ठीक है सर। दूसरी बात बच्चों यहां पे कहता है कि तीन बातें देखो, अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ओवरव्यू समझना। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तीन बातें कहता है हाउ टू अकाउंट बर्थ, लाइफ, और एक दिन सबको जाना है डेथ। देखो तीन पैरामीटर पे बच्चों बात करता है, जन्म पे, बर्थ पे। देखो हमारी जिंदगी में भी हम जन्म लेते हैं, फिर एक दिन हमारी लाइफ है, हर साल हम अपनी लाइफ, या मान लो बर्थडे मनाते हैं, हर साल रिपोर्टिंग डेट आती है हमारी, और एक दिन फिर अलविदा कह के सबको जाना है, हम भी जाएंगे। तो यहां पे भी ये बात समझनी है कि एक असेट की लाइफ में भी तीन स्टेज होती हैं, जिसको टेक्निकली बर्थ को क्या बोला जाता है, परचेज को क्या बोला जाता है, इनिशियल मेजरमेंट। जब असेट पहली पहली बार हमारे पास आया, तब क्या काउंटिंग करोगे, उसके बाद सब्सिक्वेंट, यानी हर साल ईयर एंड पे। देखो तुमने अकाउंट्स में क्या है ना, अकाउंट्स में दो टाइम तो हमेशा बात होती है, एक होती है खरीदते वक्त, और एक बात होती है अकाउंटिंग पीरियड एंड होते वक्त। ईयर एंड सबका होता है, बर्थडे सबका आता है, वैसे ही ईयर एंड पे जैसे हम बर्थडे पे सेलिब्रेशन करते हैं, वैसे ही सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कहते हैं, ईयर एंड पे रिपोर्टिंग डेट पे भी एसेट की अकाउंटिंग करते हैं। और फाइनली हर साल अकाउंटिंग तो कर रहे हैं, एक दिन असेट अपनी बुक से बच्चा चला जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा, और जब बुक से चला गया, उसका बुक से डिस्पोजल हो गया, तब क्या अकाउंटिंग होगी, तब क्या डेबिट क्रेडिट होंगे, वो भी पढ़ना है। तो तीन स्टेज पे बच्चों हमें सारी बात पढ़नी है। सर कौन कौन सी तीन स्टेज पे पढ़नी है? इनिशियल मेजरमेंट, पहली बार असेट कैसे आया हमारे पास, बर्थ कैसे हुआ, अरे ये नहीं बताना कि बर्थ कैसे हुआ, बर्थ की अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, असेट आया कैसे, दूसरा क्या चीज, लाइफ चलती रहती है, चलती रहती है, और फाइनली डिस्पोजल, जाना। ठीक है सर, तो पहले बता दो ना इनिशियल मेजरमेंट। तो बच्चा ये बड़ा सिंपल है, देखो अकाउंटिंग तो मुझे पढ़ानी नहीं है, डेबिट एसेट, क्रेडिट कैश, डेबिट एसेट, क्रेडिट पेबल, जो भी है, अकाउंटिंग नहीं, मेजरमेंट पढ़ानी है कि एसेट को किस वैल्यू पे दिखाएंगे। इनिशियली एसेट मेरे पास परचेज करके आया, तो मैं उसको किस वैल्यू पे अपनी बुक्स में दिखाऊंगा। अब कई बच्चों का क्वेश्चन आएगा, सर इसमें क्या दिक्कत है, जितने का खरीदा उतने का दिखाओगे। तो बच्चा खरीदने के अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। भाई आप गए घर के लिए एसी खरीदने गए, सामने वाला कहता है कि चलो 50,000 का एसी है, तो क्या सिर्फ आपके 50,000 रुपये लगते हैं? आप रास्ते से उसको घर तक बुलवाते हो, फिर उसे इंस्टॉल कराते हो, और भी कई सारे खर्चे हैं जो लग जाते हैं। एसी को लगाने के बाद भी आपका खर्चा चलता है, बिजली पानी का, रिपेयर मेंटेनेंस का। तो कौन से खर्चे एसी की कॉस्ट में आएंगे और कौन से नहीं आएंगे? बहुत बड़ा सवाल, 2-2 मार्क्स के लिए एग्जाम में खूब आ जाता है। तो बड़ा सिंपल सा समरी बना दिया, कहता है कॉस्ट इंक्लूड। देखो इसके दो लॉजिक दे रहा हूं कॉस्ट इंक्लूड के। पहला लॉजिक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे कोई भी खर्चे जो नॉन रिकरिंग हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करते हैं, वो सारे आएंगे। और कोई भी खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो नहीं आएंगे, रिकरिंग नेचर के हैं, बार बार होंगे,
वो खर्चे यहाँ पे नहीं आते, वो पीएनएल में जाते हैं। देखो अकाउंट्स में खर्चा दो ही जगह जा सकता है, या तो असेट की कॉस्ट में या पीएनएल में। और पीएनएल में तब जाएगा जब वो खर्चा किस नेचर का है, रेकरिंग नेचर का, बार बार होना है। आती है बात समझ? ठीक है सर। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ध्यान रखो, और जो आईएस कैसे समझाता है, आईएस कैसे कहता है, इनिशियल मेजरमेंट टेक्निकल डेफिनेशन क्या कहता है, ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग असेट इनटू वर्किंग कंडीशन। उसको वर्किंग कंडीशन फैक्ट्री तक लाने के लिए, रेडी टू यूज बनाने के लिए जो जो खर्चा हुआ वो सब ऐड होना चाहिए। मुझे ये डेफिनेशन थोड़ी टेक्निकल लगती है आप बच्चों के लिए, अब बेटर यही है जो मैं कैपिटल और रेवेन्यू से समझा रहा हूं उससे आप बात को समझ लेना बच्चों। ठीक है सर, समझिए। तो कॉस्ट में क्या क्या आएगा सर, परचेज प्राइस आएगा नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट। अच्छा, कोई ट्रेड डिस्काउंट, दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट परचेज पे मिलता है, हटा दिया जाएगा, बल्क डिस्काउंट भी बोलते हैं। इट इज अ डिस्काउंट ड्यू टू परचेज। भाई देखो, अपन गए मार्केट, वहां से लेके आए मैंगो, अब भाई अपन ने क्वांटिटी इतनी ज्यादा खरीदी कि उसने मेरे को डिस्काउंट दे दिया, तो वो क्या है, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेज। एक होता है कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट फॉर पेमेंट, वो पेमेंट के टाइम का डिस्काउंट है, उसको एडजस्ट नहीं करते हैं, याद रखना टेक्निकल पॉइंट है। ओनली माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है सर, परचेज प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट हटा देंगे, इंपोर्ट ड्यूटी कुछ होगी तो वो ऐड कर देंगे। भाई तुमने बाहर से सामान खरीदा, लोकल से नहीं, बाहर से खरीदा। भाई हमारा सामान ही बाहर से आता है, हमारी मशीनरी यहाँ मिल ही नहीं रही थी, हमने यूके से मंगाई है, यूएस से मंगाई है। तो जब सामान बाहर से आया बेटा, तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा नहीं लगेगा? सर बिल्कुल लगेगा, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी भी ऐड कर देंगे। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, क्या सर, अगर कुछ टैक्स हैं जो गवर्नमेंट को दिए हैं बट वो रिफंड नहीं मिलेगा, उनका क्रेडिट नहीं मिलेगा, उनका सेट ऑफ नहीं मिलेगा, तो वो भी कॉस्ट है, उनको भी ऐड कर देंगे। फिर कहता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, साइट प्रिपरेशन। भाई उसको इंस्टॉल कराने के लिए हमें साइट प्रिपेयर करनी पड़ी, उस प्लांट को लगाने के लिए हमें अपने लैंड को डेवलप करना पड़ा। डिलीवरी एंड हैंडलिंग, कैरेज लगा, कैरेज इनवर्ड, आउटवर्ड नहीं इनवर्ड, सामान को लाने का कैरेज, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, सामान को इंस्टॉल किया तो पैसे दिए, ट्रायल रन चला के देखा। भाई है ना, आपने किसी चीज को चला के देखा, टेस्ट किया, जैसे आप अमेजोन से सामान मंगाते हो, 6-7 दिन के लिए आपको ट्रायल रन देता है ना, आपने चेक किया, उसमें खर्चा आएगा नहीं आएगा? भाई आप एसी को चला के देखोगे तो आपका बिजली का बिल लगेगा नहीं लगेगा? उसमें भी एक्सपेंसेस आएंगे। तो ट्रायल रन में खर्चा आ रहा है आपका, प्रोफेशनल फीस, कोई और आपने प्रोफेशनल को कोई फीस दी, टेक्निकल फीस दी, तो वो सब भी इंस्टॉलेशन में सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी बच्चों। आती है बात समझ? सर क्या क्या कवर हो जाएगा, समझ आ जाएगा, क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या नहीं आएगा दिल के अंदर, हाले दिल में क्या क्या नहीं समाएगा। तो स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस, आपने स्टाफ को सिखाया चलाना, खर्चा किया, नहीं आएगा। एबनॉर्मल लॉसेस, अरे एबनॉर्मल लॉसेस कैसे आएंगे? ये वो लॉस है जो एबनॉर्मल नेचर के हैं, इससे असेट का थोड़ी कोई मतलब है। एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग कैसे आएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोडक्शन के खर्चे। भाई असेट को बनाने के खर्चे आ सकते हैं, असेट को खरीदने के खर्चे आ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जनरल ओवरहेड से हमारा क्या मतलब? ये तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हैं, पीएनएल में जाएंगे। तो ये खर्चे सारे कहां जाते हैं बच्चों? पीएनएल में। बट ध्यान रखना, स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस नहीं जाता। इसको भी मैं समझा देता हूं, कई बार बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर स्टाफ को हमने ट्रेनिंग दी, बिना ट्रेनिंग के तो असेट चलेगा नहीं। तो देखो एक बात समझना, आपने स्टाफ को सिखाया, बिल्कुल ठीक बात है, बट स्टाफ सीख के बेनिफिट जो आएगा आपको वो लॉन्ग टर्म नहीं है। मान लो वो छोड़ के चला गया तो, और ऊपर से ये एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने का खर्चा नहीं है, ये एसेट को ऑपरेट करने का खर्चा है। आप एक कार खरीद के लाए, आपको चलानी नहीं आती, उस कार को चलाने के लिए आपने 6 महीने ट्रेनिंग ली, फिर भी सीखा नहीं सीखा, तो वो कार को चलाने का खर्चा है। कार तो वर्किंग कंडीशन में आ गई है। तो स्टाफ ट्रेनिंग, जनरल स्टाफ ट्रेनिंग हमारे कोर्स में साफ मना किया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड साफ मना करता है कि स्टाफ की ट्रेनिंग का खर्चा नहीं आएगा। भाई स्टाफ को आपने ट्रेन किया, छोड़ के चला गया, दोबारा लेके आओ, तो कोई ऐसा आपका बंधुआ मजदूर तो नहीं है ना, कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, भाई बॉन्ड साइन कर लिया, अब तुम हमारे पास जिंदगी भर गुलाम रहोगे, हमने तुम्हें सिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस हमारा रेकरिंग खर्चा भी हो सकता है, या और सबसे बड़ी बात, ये खर्चा क्या है? रेवेन्यू नेचर का, ऑपरेशन का खर्चा है, वर्किंग कंडीशन, रेडी टू यूज का खर्चा नहीं है। असेट तो रेडी टू यूज है, आपको यूज करना नहीं आ रहा तो आप उसके लिए सिखा रहे हो, ये खर्चा भी कहां जाएगा बच्चा? पीएनएल में। ठीक है सर, तो बात समझ आती है। एक छोटा सा एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ पीपीई, क्या नहीं आएगा? तो सर अभी डिस्कस किया है, इतनी जल्दी तो नहीं भूलते होगे ना, दिल की दिल से बात अभी हुई है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, भूल गए या नहीं भूले? क्लियर है? हाँ जी,
आई होप सारे बच्चों ने डी को टिक किया, ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, ये तो आएंगे सारे, कौन सा नहीं आएगा ये बोलता है। ठीक है सर, तो बात तो वही करनी है। फिर बात आती है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की मेरे दोस्त। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब क्या? ईयर एंड रिपोर्टिंग डेट भी बोलते हैं टेक्निकली इसको, या हमारे अकॉर्डिंग बर्थ डेट। आपका हैप्पी बर्थडे भाई हर साल आता है, क्या करते हो? सेलिब्रेट करते हो, बातें करते हो कि क्या खोया, क्या करना है, कितनी एज निकल गई, कितनी बची है, क्या चल रहा है, सारी बातें होती हैं अपने। वही असेट के साथ भी करना है बच्चा, वही असेट के साथ भी समझना है। इनिशियल मेजर कर लिया कि उसकी वैल्यू में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उसको हटाओ, सेग्रीगेट करो, 2 मार्क्स आ गए। क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सेग्रीगेट करने के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर आएंगे, रेवेन्यू नहीं आएंगे। कुछ एग्जांपल आपको मैंने दे दिए, प्रैक्टिस करो, क्लियर हो जाएगा। बट यहां पे कहता है सब्सिक्वेंटली असेट कॉस्ट पे चलता आ रहा है, अब क्या? तो कहता है मैं आपको 2 चॉइस देता हूं। एक चॉइस दी हमें कॉस्ट मॉडल और दूसरा दिया रिवैल्यूएशन मॉडल। कहता है आप असेट को जिस वैल्यू पे है उसी वैल्यू पे दिखाते रहो, जस्ट उस पे डेप्रीशिएशन लगाते रहना, डेप्रीशिएशन लगाते रहना। सर क्या है डेप्रीशिएशन? तो बच्चा जब आप असेट को यूज करते हो तो यूज करने से वियर टियर होता है, उसकी वैल्यू फॉल होती है, थोड़ी 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 वैल्यू गिरती है। भाई हर किसी की कैपेसिटी सेम थोड़ी होती है। एक मशीन में लेके आया जिसकी कैपेसिटी थी ईयर 1 में 1 लाख आइटम बनाने की, मान लो 1 लाख रोटी बनाती थी, रोटी बनाने की, तो वो मशीन क्या सेम ही लेवल पे रोटी बना पाएगी हर साल? भाई 1 लाख बना रही है, फिर 90 हो सकता है, उसकी कैपेसिटी हर साल गिर रही है, तो बेनिफिट भी उससे हर साल गिर रहा है, तो इसलिए अपन क्या लगाते हैं उस पर? डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट मॉडल कहता है, पुराना वाला मॉडल अपना 11th-12th वाला मॉडल कहता है कि एसेट को कॉस्ट पे दिखाते रहो, जिस पे ओरिजिनल दिखाया था उसी पे हल्का हल्का डेप्रिसिएशन माइनस करते रहो। बट ये नया टेक्निक रीवैल्यूएशन मॉडल, नई बातें, ये हमारे IAS 16 की नई बात है, एडवांस बात है। ये कहता है कि असेट को, कुछ असेट को तो स्पेसिफिकली पुरानी वैल्यू पे नहीं दिखाना चाहिए। कुछ एसेट की बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू, या फेयर वैल्यू को यहां पे पढ़ना मार्केट वैल्यू, क्योंकि फेयर वैल्यू IFRS 13 में है और IFRS 13 अभी FA में नहीं, FR में पढ़ाता हूं मैं, तो यहां पे अभी अपन को उससे मतलब नहीं है, IFRS 13 की बात नहीं करेंगे। फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू को मैं सेम बात समझूंगा, अभी के लिए सेम लेके चल रहा हूं, हालांकि डिफरेंस होता है, पढ़ाऊंगा कभी डिटेल में। अभी के लिए समझो कि असेट को किस पे दिखाओ? मार्केट वैल्यू पे, मतलब ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग, जो वैल्यू चल रही है उस पे दिखाओ। जनरली लैंड बिल्डिंग के लिए अपन इसको लगाते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल को, क्योंकि बुक्स में बच्चा, आप बिल्डिंग को बुक्स में डेप्रिशिएट किए जा रहे हो। भाई आपने एक 10 करोड़ की बिल्डिंग ली थी, बुक में आ रही है वो 2 करोड़ की, डेप्रिशिएट होते 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 होते। बट आपको तो मालूम है आज से 10-15 साल पहले आपके नियर डियर में किसी ने कोई बिल्डिंग ली होगी, तो बताओ वो घाटे में है या क्या वैल्यू है उसकी? भाई 10 करोड़ की बिल्डिंग आज 100 करोड़ की, गुड़गांव में तो आप देख ही रहे हो किस लेवल पे प्राइसिंग जा रही है प्रॉपर्टीज की। तो वही बात कहता है कि जमाने के साथ बदलना पड़ेगा, वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। तो एक नया मॉडल दिया रिवैल्यूएशन मॉडल, तो ये कैसे वर्क करता है उसको भी देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं कॉस्ट मॉडल पे बच्चों। तो कॉस्ट मॉडल कहता है कुछ नहीं, कॉस्ट लो और डेप्रिसिएशन लगाओ, एक्यूमुलेटेड। अच्छा कई बच्चे कंफ्यूज हैं, एक्यूमुलेटेड मतलब यहां पे अपन एक सेपरेट अकाउंट खोलते हैं, टोटल अकाउंट। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है बच्चा? टोटल, टोटल डेप्रिसिएशन, आज तक का डेप्रिसिएशन, हर साल जो जो डेप्रिसिएशन लिया उसको इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते हैं। जैसे प्रोविजन नहीं बनाते अपन, वैसे ही डेप्रिसिएशन का भी एक सेपरेट अकाउंट बना के रखते हैं जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड, जिसमें इकट्ठा करते रहते हैं डेप्रिसिएशन को। जैसे आप पैसे को इकट्ठा करते हो ना पिगी बैंक में, बैंक के अंदर आप पैसा जोड़ते रहते हो, जोड़ते रहते हो, वैसे ही डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग से अकाउंट खोल देते हैं हम, जिसका नाम क्या है? एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड वर्ड का मतलब क्या है? टोटल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और क्या एंट्री क्या होगी? तो हर बच्चे को डेप्रिसिएशन की एंट्री पता होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन का एंट्री होता है बच्चा डेबिट डेप्रिसिएशन, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये बात ध्यान रखना। सर क्रेडिट मशीन कर सकते हैं? कतई ही नहीं, कभी भी नहीं, गलती नहीं। डेबिट करोगे डेप्रिसिएशन, क्रेडिट क्या करोगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इस डेप्रिसिएशन को एक सेपरेटली चलाते रहना है, एक सेपरेटली अलग अकाउंट में चलाते रहना है प्रेजेंटेशन पर्पज से, ताकि डेप्रिसिएशन अलग दिखता रहे, असेट की कॉस्ट अलग दिखती रहे। एंड में माइनस करके दिखा देंगे, बैलेंस शीट में दोनों को सेट ऑफ करके दिखाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये लायबिलिटी थोड़ी है जो किसी को पे करनी है। माइनस तो असेट में से करके दिखाते हैं, बट इट जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन के असेट शोन सेपरेटली इन द बुक्स एंड देयर एक्यूमुलेटेड, देयर टोटल डेप्रिसिएशन। भाई डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर तो पीएनएल में गया, और डेप्रिसिएशन जो हमारा बढ़ता जा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है, वो कहां जा रहा है? बैलेंस शीट में, एसओएफपी में। आती है बात समझ? जी सर, बात बिल्कुल समझ आ गई। और डेप्रिसिएशन के 2 फेमस मेथड, एसएलएम
और WDV। तो आई होप ये तो सबको पता ही है, स्ट्रेट लाइन मेथड जो कहता है कि डेप्रिसिएशन हर साल बराबर बराबर, इम्प्रैक्टिकल बात है, बट ये कहता है कि हर साल प्यार बराबर बराबर बराबर। भाई प्यार बराबर थोड़ी रहता है, इनिशियली कुछ ज़्यादा होता है, फिर धीरे 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 गिरते गिरते ख़त्म हो जाता है। तो WDV ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकली आप WDV को देखोगे, बट हमें क्या, हमें तो एग्जाम में SLM आए तो और अच्छा है, काम कम मज़ा ज़्यादा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन एक बार डेप्रिसिएशन निकाला हर साल सेम लगता है, यहाँ पे चेंज होता रहता है। सर बताओ ना, एग्जाम्पल से बताओ। अरे एग्जाम्पल से कैसे नहीं बताएंगे। कहता है अ मशीन वॉज परचेज फॉर $1 लाख, यूजफुल लाइफ 5 ईयर, रेजिडुअल वैल्यू 10,000, कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन यूजिंग SLM मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे दोस्तों? भाई मशीन कितने की ली थी? 1 लाख की। अच्छा सर 1 लाख की हमारी मशीन है, ओके। अब क्या सर? तो कहता है इस 1 लाख की मशीन की रेजिडुअल वैल्यू, मतलब मिल कितना जाएगा, कल को स्क्रैप करेंगे तो 10,000 एस्टिमेट है बच्चा, चेंज हो सकता है। बट आज खरीदी कार 1 लाख की, 10,000 5 साल बाद बिकने की उम्मीद है, तो अपन को नेट खर्चा कितना है? 90,000। और कहता है 90,000 की लाइफ कितनी बताइए आपको मशीन की? कहता है 5 साल लाइफ है। अगर 5 साल लाइफ है, 1 लाख 10,000 हमारा रेजिडुअल वैल्यू है, तो क्या निकल के आएगा? ये जो निकल के आया बच्चा, ये क्या है? ये जो अमाउंट निकल के आ रहा है आप लोगों के पास, ये क्या है? एनुअल डिप्रिसिएशन, पर एनम डिप्रिसिएशन सेम रहना है हर साल। अब दोबारा कैलकुलेट नहीं करना है, हर साल यही डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 18,000। 18,000 का डिप्रिसिएशन हर साल लगाएंगे दोस्तों। जी सर कितने का? 18,000 का। आती है बात समझ? और ये पर एनम लगेगा बिना कोई बात के। अब हर साल पिटाई होगी एसेट की, 18 18 18, दिमाग ही नहीं लगाना, हर साल। कहता है बेनिफिट हर साल बराबर आ रहे हैं, नुकसान बराबर हो रहा है, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है बट आसान है। अपन को क्या करना है? रेजिडुअल वैल्यू क्या है? स्क्रैप वैल्यू, कितने का बिकेगा एस्टीमेट हमें दिया होगा, हमें निकालना नहीं, हमें माइनस करना है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। देख लो, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट रेजिडुअल वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन होगी, 1 लाख में से रेजिडुअल वैल्यू हटाई 5 से 18,000, आंसर इज 18,000 पर ईयर। जी सर, तो अगले पे चलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये कहता है कि परसेंटेज मैं दूंगा, क्वेश्चन तुम्हें देगा परसेंटेज, इसमें परसेंटेज गिवन होगी। हमारे कोर्स में कैलकुलेशन नहीं है, बीकॉम में कैलकुलेट कराते हैं, आपको कैलकुलेट कभी नहीं करनी है, गिवन होगी। अच्छी बात है ना, तो परसेंटेज अपन को गिवन होगी और पिटाई किसकी कर देनी है? कॉस्ट की पिटाई करते रहने, हर बार नहीं पिटाई, हर बार दुख कम ज्यादा। देखो, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द कैरिंग अमाउंट नेट बुक वैल्यू। अच्छा, डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस ईच ईयर, फॉर्मूला डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट इनटू डेप्रिसिएशन रेट। अरे सर इन बातों से कहां समझ आता है? ये तो किताबों में भी लिखा है। एग्जाम्पल बताओ सर, तो देख लो बच्चा, एग्जाम्पल देख लो। आप कहो और हम ना लाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अ मशीन वाज परचेज $1 लाख ऑन 1 Jan 2020, डेप्रिसिएशन चार्ज 20% पर एनम, रिड्यूसिंग बैलेंस बोल दिया, 20% पर एनम। स्ट्रेट लाइन बोला होता तो एक बार 20,000 निकालता, बस 1 लाख का 20,000 निकालता और हर साल कितना लगाता रहता? 20 20 20। और एक और चीज, एक फंडामेंटल पॉइंट, एक टेक्निकल पॉइंट यहां पे बताता हूं बच्चों को जो कंफ्यूज करता है, एक्सपीरियंस से बताता हूं आपको ये चीज। ध्यान रखना, इस मेथड में रेजिडुअल वैल्यू अगर गिवन हो तो इग्नोर, कट, लिख लेना भी अपने पास। स्क्रैप वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू का कोई रिलेवेंस नहीं है। आप ये 20% माइनस करके नहीं लगाते, पूरे की पूरी वैल्यू पे लगाते हो। आया मजा? अरे इस 20% में उसका ऑलरेडी इंकॉर्पोरेट करके निकाली जाती है वैल्यू, इसलिए इसमें रेजिडुअल वैल्यू को हमें कंसीडर नहीं करना है। हाँ एसएलएम में करना है, एसएलएम में रेजिडुअल वैल्यू कंसीडर होगी, वहां की बातों में अलग बात है और यहां की बात अलग बात है, दिल की दिल से। और सर कैसे लगाया डेप्रिसिएशन? 1 लाख पे 20%, 20,000। देखो असेट तो बुक में 1 लाख का ही दिखता रहेगा, बट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? देखो 80,000 का असेट दिखा रहे हैं, कैरिंग वैल्यू माइनस करके दिखा रहे हैं 20 का, और 20 में फिर अपना अगली बार कितना लगेगा? अब 80 पे 20% 16, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 20 प्लस 16, 20 प्लस 16 कितना? 36,000, 36,000 का। समझ लेना बच्चों, आपकी बुक में असेट कितने का आ रहा होगा 2 साल बाद, इस चीज को समझ लेना। बैलेंस शीट में जो अपना असेट है मेरे प्यारे बच्चों, असेट तो 1 ही लाख का है, असेट में कोई दिक्कत नहीं है, असेट 1 ही लाख का है, बट इसी में माइनस होता हुआ क्या आ रहा होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा सर, हाँ बच्चों, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? सेपरेट प्रेजेंट करने के लिए। भाई एसेट कितने का लिया था वो भी पता लग जाए और आज तक कितना डेप्रिसिएशन लग गया इस पे? 36,000 का, 2 सालों में 36,000 का डेप्रिसिएशन। जो वैल्यू आएगी आपकी, ये कैरिंग वैल्यू कहलाएगी।
बट बुक में असेट कितने का है, याद रखना 1 लाख का। तो समझा, डेप्रीशिएशन 1 लाख, 20% 20,000, सर हर साल 20-20 लगेगा। अरे नहीं, अब असेट को 80 पे लगाएंगे, पुराना डेप्रीशिएशन अब 80 पे 20%, यही तो प्रैक्टिकली होता है। इनिशियली डेप्रीशिएशन ज्यादा क्योंकि इनिशियली बेनिफिट ज्यादा, धीरे धीरे डेप्रीशिएशन भी गिर रहा है, 20 16, अब अगली बार कितने पे लगेगा, 64 पे। कर लेना कैलकुलेट, ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 जितना चाहो कैलकुलेट करो। 64 के बाद फिर उस पे, फिर उस पे, फिर उस पे, समझ रहे हो किस पे? जी सर समझ गए बात को मेरे दोस्तों, समझ लो ढंग से, एग्जाम्पल आपके सामने है, कैलकुलेशन आपके सामने है, देख लो, जी भर के देख लो। इंपॉर्टेंट नोट ऑन डिप्रिसिएशन पॉलिसी, ये भी देखो एग्जाम पॉइंट सर आपके लिए लाए हैं, कुछ नहीं छोड़ने वाला, सब चीजें सारी बातें बताने वाला हूं आपको। इंपॉर्टेंट नोट क्या कह रहा है, एग्जाम क्वेश्चन में स्पेसिफाई हाउ टू ट्रीट डेप्रिसिएशन इन द ईयर, परचेज फुल ईयर और प्रोराटा चेक पॉलिसी, सेल नो डेप्रिसिएशन प्रोराटा चेक पॉलिसी, इफ नो नॉट स्टेटेड प्रोराटा बेस्ड ऑन द मंथ पॉलिसी और फुल और नन। क्या है, तो कहता है कई बार बच्चों आपको क्वेश्चन कहेगा, देखो डेप्रिसिएशन हमें टाइम अपोर्शन करना होता है, मंथ के हिसाब से लगाना होता है। अगर मैंने साल के बीच में खरीदा, फॉर एग्जांपल जैन टू दिसंबर मेरा ईयर स्टार्ट होता है, जैन में 1 जैन में एंड होता है 31 में, अब मैं खरीद रहा हूं फॉर एग्जांपल मार्च को, 31 मार्च को, तो मैं डेप्रिसिएशन कितने का लगाऊंगा, 9 महीने का, 3 महीने बीत चुके हैं, 3 महीने का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। बट कई बार सिंप्लिसिटी के लिए, किस लिए, सिंप्लिसिटी के लिए क्वेश्चन कह देता है कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन लगाओ। भाई पूरे साल असेट खरीद रही है कंपनी, कितने मंथ को रिकॉर्ड करोगे, तो आपके लिए काम सिंपल करने के लिए कहता है कि टाइम अपोर्शन मत करना। अच्छा लिखा है तो करना है, नहीं लिखा, इफ नॉट स्टेटेड तो प्रोराटा करना है, तब तो प्रोरेट करना है, टाइम अपोर्शन करना है। बट अगर नहीं लिखा तो, अगर लिखा है तो फुल ईयर लगा देना है, तो परचेज में डेप्रिसिएशन लगेगा, चाहे कभी भी खरीदाओ पूरे साल का, आसान हो गया काम। और सेल के टाइम पे कई बार बोल देगा नो डेप्रिसिएशन। भाई एक कंपनी जो परचेज कर रही है वो सेल भी बहुत सारे एसेट कर रही है, कोई जनवरी में बिक रहा है, कोई फरवरी में बिक रहा है, कहां तक टाइम अपोर्शन करोगे। कंफ्यूजन कम से कम करने के लिए आपको कह देते हैं ईयर ऑफ सेल में हमारी पॉलिसी है डेप्रिसिएशन ना लगाने की, तो डेप्रिसिएशन लगाना ही नहीं है तो काम बच गया ना, मंथ को देखना ही नहीं है। और परचेज में भी चेक नहीं करना, पूरा लगा देना है। परचेज में लगेगा बट पूरा लगेगा, सेल में लगेगा ही नहीं, चाहे कभी भी बेचाओ, 3 महीने बाद बेचा, 6 महीने बाद, कभी भी गए हो, जब जाना है जाओ जिंदगी से, हमारा आपसे कोई गिला नहीं है, कोई दुखड़ा नहीं है, सिंपल सी बात। अच्छा सर, पॉइंट्स बहुत सारे हैं बच्चों, बातें बहुत सारी हैं आप लोगों के साथ करने के लिए इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो क्या है फिर, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अच्छा कई बार क्या होता है, कॉस्ट मॉडल में बता दो, कॉस्ट मॉडल में क्या क्या बताया, एक बताया आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या है, डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट एक्यूमुलेटेड, डेबिट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जाएगा पीएनएल में, एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा प्रोविजन की तरह, जैसे एक्सपेंस टू प्रोविजन करते हो वैसे ही डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेशन, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेशन, ठीक है। सर मेथड कौन से हैं, एसएलएम डब्ल्यूडीवी, ओके। अब क्या, चेंज इन एस्टिमेट, तीसरी बात, तो 3 बातें हैं कॉस्ट मॉडल में, अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तीसरा चेंज इन एस्टिमेट। सर चेंज इन एस्टिमेट क्या है, तो चेंज इन एस्टिमेट बच्चा ऐसा है कि हमने जो सोचा वो बदल गया। भाई हर बार यही होता है, जहां दिल लगाया, सोचा था कि बात कहां तक जाएगी और बात कहां तक गई। तो एस्टिमेट का चेंज भी इसी को कहते हैं कि आपने मान लो यूजफुल लाइफ सोची थी 10 साल चलेगा सेट, कुछ साल बाद पता चला कि ये तो भाई सिर्फ और 2-3 साल में दम तोड़ देगा। रेजिडुअल वैल्यू सोचा था कल को बेचेंगे 10,000, पता लगा मिलेगा 5,000 6,000। या डेप्रिसिएशन मेथड सोच रहे थे कि अभी एसएलएम से करते करते अब किस पे चले गए, डब्ल्यूडीवी पे। तो कहता है अगर आपके मेथड चेंज हो गए, आपने एसएलएम से करते थे अब डब्ल्यूडीवी पे आ गए, डब्ल्यूडीवी से एसएलएम पे आ गए, या आपने एस्टिमेट या यूजफुल लाइफ, तो इन सबको हम क्या मानते हैं, चेंज इन एस्टिमेट। चेंज इन एस्टिमेट हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है हमेशा एडजस्ट होंगे प्रोस्पेक्टिवली, मतलब पास्ट को टच नहीं करना है, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं करना है, कैसे टच करना है, प्रोस्पेक्टिवली। मतलब इन एस्टिमेट को तो चेंज होना ही है, नई इंफॉर्मेशन से एस्टिमेट चेंज होते रहेंगे, तो आज में और फ्यूचर में इसको करेक्ट करना है बच्चों, आज में और फ्यूचर में इसको हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। आती है मेरे दोस्तों को बात समझ। तो चेंज इन एस्टिमेट्स आर अकाउंटेड फॉर द प्रोस्पेक्टिवली नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब इसको पुराने को नहीं ठीक करना, पास्ट हो गया, जो गलती हो गई पास्ट को नहीं सोचना है, पास्ट को जाके ठीक नहीं करना है। आपने पास्ट में डेप्रिसिएशन जो गलत लगाया वो कोई गलती नहीं है, वो ठीक था, अब ठीक करो आज से और आगे से, प्रोस्पेक्टिवली नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है ये, पढ़ाऊंगा आपको ये भी, अकाउंटिंग पॉलिसी ये सब भी डिटेल में एफआर में आता है।
नो एडजस्टमेंट टू पास्ट फिगर, गई तो गई, अब नहीं याद करना एक्स को, पास्ट फिगर को नहीं, एडजस्ट फ्यूचर डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन रिवाइज एस्टिमेट। सर कैसे? तो देखो सिंपल एग्जांपल आपके लिए लेके आया हूं। फॉर एग्जांपल देखो, अ मशीन हैड अ कॉस्ट ऑफ 50,000, नो रेजिडुअल वैल्यू एंड वाज बीइंग डेप्रिशिएटेड ओवर 10 ईयर। तो 3 साल, आफ्टर 3 साल क्या वैल्यू रह गई होगी? आफ्टर 3 इयर्स द यूजफुल लाइफ इज रिवाइज टू 5 ईयर। मतलब भाई आफ्टर 3 इयर्स बचने कितने चाहिए थी? 7 साल। ये रिश्ता कितने साल और चलना चाहिए था? तुम्हारा हमारा रिश्ता और 7 साल चलना चाहिए था। बट ये क्या बात हुई? 3 साल बाद जज्बात बदल गए, बात बदल गए, कहते हैं कि अब ये रिश्ता 3 साल के बाद सिर्फ चलेगा और 2 साल। तो ठीक है, अपन अकाउंटेंट है, अकाउंटिंग करेंगे। अपन अकाउंटेंट, अपन के पास क्या इमोशन? अपन को ना मतलब जो कहोगे वो कर देंगे। आप दिन को कहोगे रात तो रात कहेंगे। तो समझ गए, अपन तो करने वाले हैं भाई। अकाउंटेंट है, कहता है 3 साल बाद यूजफुल लाइफ कितनी बची? 5, तो मतलब अब 2 साल ही और बचे हैं। तो ठीक है, अब वैल्यू कितनी थी? देखो स्टेप 1, कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। तो डेप्रिसिएशन पर ईयर का कितना था? पहले लगा रहे थे 5 5 5। भाई दिल पहले तो 10 साल के हिसाब से चल रहा था, तो अपन हर साल 5,000 5,000 5,000, 3 साल में 15,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा। तो 15,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, 50 में से 35,000 की वैल्यू बची। और अब इसको कितने साल चलाओगे? सिर्फ 2 साल और। तो ये बचा हुआ 35,000 2 साल में खत्म करना है। तो रिमेनिंग वैल्यू रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग वैल्यू रिमेनिंग लाइफ, न्यू रिमेनिंग लाइफ 2 ईयर, न्यू डेप्रिसिएशन 35 डिवाइड बाई 2, 17,500 पर ईयर। कंक्लूजन, फ्रॉम नाउ ऑन डेप्रिसिएशन 17,500 पर ईयर फॉर 2 ईयर्स। बच्चों ध्यान रखना, कर लोगे? अरे आगे से नई बात करेंगे, पुराने से पुरानी बात हो गई, नए से पुरानी बात करनी नहीं है। तुम्हारी कितनी वैल्यू बची आज? आज असेट 35 का है। अब तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन कितनी है कि लाइफ बची हुई 7 है या 2 है? बची हुई जो अब नई इंफॉर्मेशन है उस ऐसा मानो कि एक असेट लाए हो 35,000 का, जिसकी लाइफ कितनी है? 2 साल। तो कैसे करते? 35,000 डिवाइड बाई 2, आज में और फ्यूचर में एडजस्ट कर देते। तो वही चीज यहां पे की है। आती है बात समझ? देखो एक और आपके लिए एग्जाम्पल दिया है, तो ये खुद से ट्राई करना है आपके लिए, जरूर ट्राई करना इसका दोस्त। इसको एक क्वेश्चन है आपके लिए, करोगे ना खुद से, निकालना इसका आंसर, फिर ये आंसर देखना है, फिर इसको रीड करना है। तो आंसर शो कर दिया है, चेक कर लेना बाद में, अभी मत पढ़ो, खुद से कैलकुलेट करो और चेक कर लेना। बिल्कुल सिंपल बात है कि नया डेप्रिसिएशन कितना आएगा। जी सर, कर लेंगे। अब बात आती है मेरे दोस्त फाइनली रिवैल्यूएशन मॉडल की। किसकी? रिवैल्यूएशन मॉडल की। भाई सोचो, दिल में सोचो। भाई आप दिल में सोचोगे बात सर तक पहुंच जाएगी। बोलने की जरूरत थोड़ी है, मिलने की जरूरत थोड़ी है। अपने बीच तो दोस्ती है यार, दोस्त डेली थोड़ी मिलते हैं, कनेक्ट रहते हैं अंदर से। तो वी आर कनेक्टेड। तो वो कनेक्शन से मैं बात समझ गया। आपने कहा कि रिवैल्यूएशन मॉडल सर मतलब चीजों को बुक वैल्यू पे मत दिखाओ, कैरिंग वैल्यू पे मत दिखाओ, मार्केट वैल्यू पे दिखाओ। भाई अपना भी मार्केट में टोरा है, एक वैल्यू है हमारे एसेट्स की। जब चलते हैं तो फर्क पड़ता है, कई लोगों के दिल धड़कते हैं, एक हॉटनेस है हमारे एसेट। तो कहता है क्या दिखाना उसको घिसी पिटी आउटडेटेड वैल्यू पे, दिखाओ किस पे? मार्केट वैल्यू पे। और मार्केट वैल्यू पे दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एसेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन गेन आएगा या रिवैल्यूएशन लॉस आएगा? अच्छा, मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है भाई, कुछ की मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है जितनी बुक में दिखाई है, ठीक है सर। तो कहता है रिवैल्यूएशन गेन अगर ज्यादा है तो असेट बढ़ेगा, डेबिट असेट, गेन को रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में दिखाना है। अच्छा ध्यान रखना, इसको कहां डालना है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। जिसको नहीं पता वो बेसिक देखेगा ना पीएनएल बैलेंस शीट का, तो समझ आ जाएगा। पीएनएल में एक नया पार्ट होता है ओसीआई, क्योंकि ये गेन अनरियलाइज्ड है, इंटेंशन इज नॉट टू सेल। अनरियलाइज बोलना भी ठीक नहीं है, अनरियलाइज गेन क्या के कई बच्चे समझते हैं, बट इट इज नॉट राइट। मेन थिंग इज इंटेंशन। क्या मुझे, ऐसे तो क्रेडिट सेल भी अनरियलाइज्ड है ना, पैसा भी आया नहीं है, आएगा, बट यहाँ पे मेरे पास इंटेंशन क्या है? इस असेट को मैंने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा या बेचने के लिए? यूज करने के लिए। तो इसकी जो गेन आया, उस गेन का मैं कर क्या सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता। क्या मैं उसके साथ पार्टी करने जा सकता हूँ आप लोगों के साथ? कैन वी गो टू गोवा टू पार्टी और एनी अदर कंट्री? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? टेल मी। नहीं जा सकते ना, कहीं भी नकली गेन है। वी हैव वैल्यूड आवर असेट at the market value. Okay, the asset was 15 crores and market value 17 crore. You increase by 2 crore, you increase the gain by 2 crore. That is okay. There's a gain of 2 crore. But what can you do with this gain? It is not realized, it is not in cash. You have not sold your asset, you have not sold your building, you have just increased the value.
You cannot pay dividend, you cannot use that money for anything. So how can you show such money in your regular P&L? So there is a separate place for such gain, is called OCI, other comprehensive income, मेरे प्यारे बच्चों. So it says debit asset. और इसको भी भगाओ भाई. क्या नुकसान, अब क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पुराना किताबों में चलता हुआ आ रहा है भाई, इसको भी तो बैलेंस शीट में, ये तो एसेट की परछाई है. असेट बढ़ा 15 से 2 करोड़ 17 करोड़ हुआ, और जो उसका पुराना डेप्रिसिएशन था उसको, डेप्रिसिएशन तो देखते पिटाई कर दिया करो बच्चा. याद रखना, जब भी असेट में कोई चेंज होता है ना, डिस्पोजल होता है, कुछ भी होता है, आज से लर्न कर लो, इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जहां दिखे पेड़ देते हैं अपन लोग. अपन अकाउंटेंट से की और इसकी खास दुश्मनी है. रिवैल्यूएशन होगा तो ये डेबिट, और डिस्पोजल होगा तो ये डेबिट, चेंज इन एस्टिमेट होगा, कुछ भी होगा तो ये डेबिट. हमेशा इसकी पिटाई कर देनी है. डेबिट एसेट, डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब सर असेट को खत्म कर, असेट को बढ़ाया, असेट को इंक्रीज किया, देखो इंक्रीज से डेबिट किया, इसको खत्म कर रहे हो, लायबिलिटी भी खत्म हो रही है, डेबिट हो रहा है. और गेन, गेन है तो गेन ही ना, जाएगा कहां, OCI में. बात समझ आ जाती है. और लॉस, कभी कभी जिंदगी में लॉस हो जाता है, बट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यहां भी डेबिट कर देंगे. और लॉस का नेचर डेबिट का, रिवैल्यूएशन लॉस, और एसेट का क्रेडिट का. असेट कम हो रहा है इस बार, लॉस से कम हो रहा है क्रेडिट, सब कुछ सेम है, बस एक बात यहां पे डिफरेंट है. लॉजिक सारे सेम है, बात एक जरा सी बदल जाती है. गेन तो जाता है OCI में, गेन तो जाता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, बट हमारा अकाउंटिंग कहता है लॉस जाएगा P&L में. सर ये क्या बात हुई, ये लॉस भी तो नकली है, ये लॉस भी तो अनरियलाइज्ड है, ये लॉस भी तो अभी बिल्डिंग को बेचा नहीं है. बिल्कुल ठीक कहा, गलत नहीं कहा, बट यहाँ पे अकाउंटिंग, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं वी हैव टू बी प्रूडेंट, वी हैव टू बी प्रूडेंट. प्रूडेंट का मतलब है बच्चों, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेस. कहता है एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ प्रॉफिट के, प्रॉफिट को गलत प्रॉफिट मत दिखाओ, बट लॉसेस को अभी से मान लो, लॉसेस को अभी से रियल मान लो. तो ये एक बहुत अच्छा प्रूडेंट अप्रोच है. आई थिंक हम भी अपनी ज़िंदगी में इसको लगा के चलते हैं. मोस्ट ऑफ द रीजनेबल थॉट प्रोसेस जो होता है उसमें यही रहता है कि यार वर्स्ट के लिए तैयारी करो. एग्जाम भी हम ये सोच के तो नहीं देते ना कि बेस्ट से बेस्ट आएगा, अपन वर्स्ट से वर्स्ट, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तैयारी करके जाते हैं एग्जाम में. तो वही बात है कि कहते हैं लॉस चाहे नकली भी है ना, फिर भी अपना है, इसको P&L में दिखाओ, क्योंकि एटलीस्ट शेयर होल्डर को पता लगे कि हाँ कंपनी की इतनी वैल्यू साफ हो गई है, खत्म हो गई. ठीक है, बात मान ली. देखो ये P&L की बात लिखी है, तो क्या ना, रिवैल्यूएशन गेन गोज टू OCI, इक्विटी रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन फर्स्ट रिड्यूस एनी रिवैल्यूएशन सरप्लस, एंड बैलेंस गोज टू P&L. कहता है अगर कोई पुराना रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है तो पहले तो उसको खत्म करो भाई. पुराना रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है तो लॉस को पहले उससे खत्म करो. नकली रिवैल्यूएशन सरप्लस, नकली गेन, दोनों को आपस में सेट करो, फिर उस लॉस को आगे लेके जाओ P&L में. ठीक है. अच्छा, एक कंसेप्ट गेन के केस में आता है, सिर्फ गेन के केस में ध्यान समझना, एक्सिस डेप्रिसिएशन का. एक्सिस डेप्रिसिएशन का गेन का केस में कैसे, देखो समझो. आप अभी तक देखो, मान लो आपका एसेट था $10,000 का, ठीक, आपने इसको रिवैल्यू करके कितना कर दिया, $20,000 का. तो बच्चा डेप्रिसिएशन अभी लग रहा था इस पे, अब लगेगा इस पे, तो डेप्रिसिएशन भी अब ज्यादा लगेगा कम लगेगा, बताओ. आप अब डेप्रिसिएशन लगाओगे 20,000 पे, तो आपका डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा या कम आएगा. तो न्यू डेप्रिसिएशन ओनली इन केस ऑफ गेन, लॉस में तो नहीं होगा ऐसे, will more than old depreciation, right sir? New depreciation is more than old depreciation, and this excess depreciation is reducing our profit excessively. It's reducing, it's hurting our profit excessively, because now since you have revalued, your asset got greater value, asset got higher value, and this higher value is depreciating at a higher amount, and this depreciation always goes to P&L, and hence it is depreciating our profit, it's reducing our profit at a higher rate. And sir, how does it impact us? So it impacts us from the perspective of investor. Investors are thinking that ये क्या हो गया, मेरी कंपनी ने रिवैल्यूएशन किया और मेरी कंपनी का प्रॉफिट क्यों गिर गया. रियलिटी में मेरी कंपनी की परफॉर्मेंस तो चेंज ही नहीं हुई. वी आर परफॉर्मिंग इन द सेम मैनर. गेन को आप अदर OCI में ले गए, डिप्रिसिएशन को P&L में डालते जा रहे हो, अपनी कंपनी का प्रॉफिट गिरता जा रहा है, लोग टेंशन में है क्या हो रहा है. तो लॉ ने कहा, तब हमारे लॉ ने सुनी बात, लोगों की बात सुनी और कहा कि एक ऑप्शन देता हूं, एक पॉलिसी, देखो चॉइस है, कहता है एक ऑप्शन देता हूं एक्सिस डेप्रिसिएशन ट्रांसफर की. आप अपने रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर लो, जितना लॉस हुआ है, जितने से आपका प्रॉफिट कम हो गया, रिटेन अर्निंग कम आ रही होगी, प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में जाता है, तो जितने से रिटेन अर्निंग कम हो रही है उतने से रिवैल्यूएशन सरप्लस में ट्रांसफर कर लो, सोकी के थ्रू, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के थ्रू, और वो ट्रांसफर करने से क्या होगा, एडजस्टमेंट हो जाएगी. बट एक बार चुन लिया
दिस ऑप्शन वंस यू हैव टेकन, यू हैव टू फॉलो एवरी ईयर, सिंपल सी बात है। तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस डिप्रिसिएशन आफ्टर रिवैल्यूएशन क्या कहता है, हायर डिप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन कैन बी ट्रांसफर्ड टू एनुअली फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू, अरे भाई तुम खाली बैठे हो, तुम्हारी वजह से ये रिटेन अर्निंग गिरी जा रही है, तुम कंपनसेट करो ना। तुम्हारा पहले डिप्रिसिएशन लगता था 5,000, अब लगा रहे हैं 7,000, 2,000 का जो एक्स्ट्रा लगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, मेरी रिटेन अर्निंग कम हो गई। इस कम को कौन बढ़ा देगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो ट्रांसफर ऑफ एक्सेस डिप्रिसिएशन का छोटा सा पॉइंट, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाना इस लेवल पे, बट इतना पता होना चाहिए कि ये एंट्री होती है रिवैल्यूएशन से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो सकता है। और ये होता कौन सी स्टेटमेंट से है, तो एक स्टेटमेंट बनती है बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी में सारे बच्चे, मेरे बच्चों को पता है, 4 चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस। लर्न कर लो, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस। और इन चारों में कभी भी वार्तालाप होगा, इन चारों में कभी भी कोई एडजस्टमेंट होगी, कभी भी घूमेंगी इधर से उधर, एक दूसरे के घर में जाएंगी, हमेशा कहां से होगा, सो की से। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को शॉर्ट में क्या बोलता हूं मैं, सो की। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस को कम कर देंगे, रिटेन अर्निंग को बढ़ा देंगे। जी सर, थोड़ा थोड़ा समझ आया? समझो बेटा, थोड़ा थोड़ा सा याद दिला रहा हूं, बातों को याद करो, उन शक्तियों को जो भूल गए हो। इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस विद नो एग्जिस्टिंग, द लॉस इज चार्ज। तो कहता है लॉस कहां जाएगा, अगर पहले का कोई पुराना रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं पड़ा है तो कहां जाता है, ओसीआई में। क्या दिक्कत है, ओसीआई में जाएगा, ये तो अभी पड़ा। अरे नहीं, बदल गए सर के साथ, सर तो ऐसे ही घुमा रहे थे आपको। जी सर, अब देखो आगे प्रॉफिट लॉस है ना। और फाइनली अंतिम बात डिस्पोजल की। भाई हम सब कुछ हैं, पंडित जी भी हैं, विदाई भी कराएंगे एसेट की। अब भेजना है, अकाउंटिंग विदाई की भी करनी है, अकाउंटिंग पैदा होने की कर दी, अकाउंटिंग जीने की कर दी, अब जीने के बाद जाने की करेंगे, जीने के बाद जाने की करेंगे। तो कैसे जाएगा, कैसे विदाई होगी, कैसे घर से निकाला जाएगा। तो कहता है कि अगर विदाई पे कोई प्रॉफिट लॉस आया है तो कैसे निकालना है, सेल प्रोसीड माइनस कैरिंग अमाउंट। सेल प्रोसीड और कैरिंग अमाउंट कितने का बेचा और कितने की वैल्यू थी। कैरिंग अमाउंट बोला है मतलब डेप्रिसिएशन हटा के। सर जनरल एंट्री बता दो, तो जो पैसा मिला डेबिट, इसकी पिटाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो हमेशा डेबिट, असेट जा रहा है जिसकी विदाई हो रही है क्रेडिट, और लॉस आता है तो डेबिट में, गेन आता है तो क्रेडिट में। लॉस आता है तो डेबिट और गेन आता है तो क्रेडिट। अगर सेपरेटली गेन लॉस सिर्फ निकालना हो तो ये दो चीजें, क्वेश्चन में सिर्फ ये दो चीजें चाहिए। एंट्री को तो मैंने आपको लॉजिक के लिए बता दिया, कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। आपको मेन चीज यही दो चीज पता होनी चाहिए कि कितनी सेल प्रोसीड और कितनी कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कैसे निकलता है, असेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और सेल प्रोसीड मतलब जो क्वेश्चन में गिवन होगी कितने का बेचा, तो लॉस और गेन आएगा। और सर रिवैल्यूएशन सरप्लस के लिए भी कुछ लिखा है, तो बिल्कुल ठीक लिखा है। कहता है कि अगर आप डिस्पोज कर रहे हो और कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस उस असेट का पड़ा हुआ है, देखो एक बिल्डिंग मैंने बेची, उसका एक रिवैल्यूएशन सरप्लस पुराना पड़ा हुआ था, अनरियलाइज्ड, बुक्स में दिखाया जा रहा है, इक्विटी का पार्ट बन के आता जा रहा है 5 करोड़ का। अब बताओ, अब बेच दी तो अभी भी रिवैल्यूएशन सरप्लस में दिखाऊं या अब तो रिटेन अर्निंग में? भाई अब तो रियलाइज हो गया, अब तो एसेट बिक गया, अब तो चला गया, तो वो पैसा अब बुक में ब्लॉक थोड़ी रहा, अब तो रियल में आ गया, पैसा आ गया, कैश आ गया। तो कहता है इसको भी ट्रांसफर कर दो, वही एंट्री। जैसे भाई देखो, ट्रांसफर चाहे एक्सेस के लिए करो, चाहे मतलब रियलाइज होने के लिए करो, बात तो एक ही है ना। रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट और जाएगा कहां, रिटेन अर्निंग में। क्लासिफाई कर दिया रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में। जाते जाते थ्योरेटिकल बातें भी कुछ नहीं छोड़ना, थ्योरेटिकल बात भी सर बताते हुए जाएंगे, सब रिवाइज कराएंगे आपको बच्चा, आधी अधूरी बात नहीं, पूरी की पूरी बात करके जाएंगे आपके साथ। सर क्या, तो कहता है इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर, मेजरमेंट बाय बेसिस, मेजरमेंट बेसिस डेप्रिसिएशन, क्या क्या डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे। तो हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ डिस्क्लोजर मांगता है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर होल्डर को अलग से बतानी है, नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या बतानी है। तो कहता है मेजरमेंट, कौन सा मेजरमेंट यूज करते हो, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, क्योंकि ये हमारी क्या है, चॉइस। कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल बच्चों क्या है, हमारी चॉइस, ध्यान रखना। बट एक बार चूज कर लिया तो फिर हमेशा। डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा लगाते हो, रेट क्या यूज करते हो, कैरिंग अमाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन डेट, बहुत इंपॉर्टेंट, आप कौन सी डेट को रिवैल्यूएशन किए वो भी बताओ। डेट पूछा, एग्जाम में आया हुआ है, डेट पूछता है। और रिवैल्यूएशन करवाया किससे, मतलब जो जिससे कराया वो इंडिपेंडेंट था या नहीं था। मतलब आपने किसी से रिवैल्यूएशन कराया बट वो आपका घर का आदमी है, दोस्त है, यार है, आपका उससे रिश्ता है, तो उसकी वैल्यूएशन पे शक होगा। इसलिए बताओ कि वो इंडिपेंडेंट था, एक सेपरेट रैशनल पर्सन था, या किसी भी फैमिली वाले से करा दिया, तो वो ध्यान रखना है। फाइनली एक चीज और, नॉन करंट एसेट रजिस्टर बच्चा और नॉन करंट एसेट अकाउंट। सर ये क्या है, तो यहां पे ये फंडा है कि अगर नॉन करंट एसेट रजिस्टर
कंपनी बनाती है, अकाउंट के अलावा बनता है बच्चों। ये बड़ी कंपनियों में रजिस्टर भी बनता है अकाउंट के अलावा। सर ये क्या चक्कर है? तो बच्चा क्या है, जब आप नॉन करंट एसेट की बात करते हो ना, तो उसके लिए डिटेल और भी बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं भाई। नॉन करंट एसेट अकाउंट तो आपको ये बता देगा असेट कब, असेट की डेट बता देगा, असेट का डेप्रिसिएशन बता देगा, वैल्यू बता देगा, वो सब। बट असेट की लोकेशन कैसे पता लगेगी, असेट की कंडीशन कैसे पता लगेगी? क्योंकि टेंजिबल असेट बहुत सारी हैं हमारे पास, कई सारी कारें हैं, टीवीज हैं, अलग अलग एरिया में, दिल्ली में, चेन्नई में, तो वो डिटेल सारी हमारी एक अकाउंट बनता है नॉन करंट, एक रजिस्टर बनता है नॉन करंट रजिस्टर, कहता है डिटेल रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल असेट। डिटेल रिकॉर्ड होता है इसमें, डिटेल रिकॉर्ड। और ये क्या है, समरी रिकॉर्ड इन जनरल लेजर, सारे असेट का समरी रिकॉर्ड होता है। और इसमें क्या क्या आता है, देखो दोनों चीजें सेम तो हैं, ये तो है ही इसमें, आपको इसमें ये तो मिल जाएगा, बट एक्स्ट्रा क्या है, असेट का नाम, सीरियल नंबर, डेट ऑफ परचेज, कब खरीदा, कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू, ये सारी चीजें भी इसमें होती हैं। लोकेशन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड इंश्योरेंस वारंटी। तो बहुत सारी बातें कि कौन इसको सुपरवाइज कर रहा है इस एसेट को। तो एक ऑडिटर को जनरली नॉन करंट एसेट रजिस्टर देखना पड़ता है। सर आप क्यों बता रहे हो? तो एग्जाम में आ जाता है हमारे थ्योरी में कि नॉन करंट एसेट रजिस्टर में आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा इनमें से कौन सी चीज नॉन करंट एसेट रजिस्टर में होती है या नहीं होती है। पहली बात तो ये, तो इसको डिटेल में पढ़ लेना। दूसरा, कई बार आपको दोनों के बैलेंस दे देगा, बोलेगा अकाउंट का बैलेंस दे देगा 50,000 और रजिस्टर का बैलेंस दे देगा 60,000। अब एक बात बताओ, चाहे बातें कितनी भी हों, बैलेंस तो दोनों का मैच करना चाहिए भाई। जो परचेज यहां हुई वो यहां होनी चाहिए, जो डेप्रिसिएशन यहां लगा वो यहां लगना चाहिए। तो अगर मैच नहीं कर रहा तो आपको रिकंसाइल करना पड़ सकता है। हो सकता है यहां कुछ लिखना भूल गए, वो क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में गिवन होगा, एडजस्टमेंट को देख के आपको देख लेना है क्या मिसिंग है, कुछ एडिशन, कोई ओमिशन है, कोई गलती हो गई, कोई डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, तो उस चीज को ठीक करके आपको रिकंसाइल करना होगा। तो 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं नॉन करंट रजिस्टर के, दोबारा से बता रहा हूं। पहला कि थ्योरी आ सकता है कि इस रजिस्टर के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, वो एक्स्ट्रा चीजें सब पता होनी चाहिए, लोकेशन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इंश्योरेंस वारंटी, डेट ऑफ परचेज, क्या क्या चीजें होती हैं। और दूसरा, आपको बैलेंस दे देगा और उसको रिकंसाइल करवाएगा। भाई 2 जनों में आप शीशे के सामने खड़े हो और आपका और शीशे में कुछ डिफरेंस थोड़ी होना चाहिए, जैसे हो वैसे दिखना चाहिए। तो देखना पड़ेगा क्यों नहीं दिख पा रहे हैं, क्या चेहरे पे कुछ लगा हुआ है, क्या अपन साफ करते हैं ना, तो वैसे ही देखना है कि यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं हुई, यहाँ कुछ गलती तो नहीं हुई, अपन ठीक कर देंगे। तो ये था आपका नॉन करंट एसेट रजिस्टर की बात। और फाइनली मेरे बच्चों, ये आपका समरी हो गया, हमने जो जो पढ़ा, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, डेप्रिसिएशन, चेंज इन एस्टिमेट, रिवैल्यूएशन एंड डिस्पोजल। तो ये सारे आपके इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो थोड़ा सा लंबा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा हमें इसको करने में, क्योंकि इसमें पॉइंट्स बहुत सारे हैं, बट सारे के सारे पॉइंट आई ट्राई टू कवर। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन मोर टाइम इन दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद ऑल ऑफ यू। करो इसको अच्छे से, करो, रिवाइज करो, जितना सर ने बताया वो सब एक बार गो थ्रू करो, दोबारा देखो, सारी चीज़ें याद आ जाएंगी आपको। यही इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है इसमें। ठीक है, तो सारे बच्चे इसको करेंगे। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आपसे दोस्त, बट फिर कल मिलेंगे, फिर दोबारा मिलेंगे, तो वेट रहेगा, मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।